नमस्कार। लोहिया महाविद्यालय चूरू के एमकॉम फाइनल एवीएसटी के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम आज के इस ई लेक्चर में ऑपरेशन रिसर्च की परिभाषाएं और उसके आधारभूत सिद्धांत जो हैं इसके उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अपने पीछे वाले इससे पहले वाले व्याख्यान के अंतर्गत संक्रिया विज्ञान की उपयोगिता, उसकी प्रकृति, उसके उद्देश्य के बारे में विस्तृत रूप से हमने पढ़ा था। वो सब कुछ पढ़ने के बाद हमें थोड़ा बहुत ये ज्ञान तो हो ही गया कि वास्तव में संक्रिया विज्ञान एक निर्णय लेने की एक टेक्निक है, और निर्णय भी कैसा, वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए किसी भी समस्या का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए जो निर्णय लिया जाता है तो वो निर्णय बहुत साइंटिफिक डिसीजन होता है और उपयोगी भी होता है, फ्रूटफुल भी होता है। तो ये हम पीछे के उस व्याख्यान से काफी हद तक समझ सके। जब बात इसको परिभाषित करने की होती है तो बहुत से विद्वानों ने ऑपरेशंस रिसर्च की परिभाषाएं दी। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी परिभाषा संपूर्ण नहीं, लेकिन हर परिभाषा संक्रिया विज्ञान के एक या अधिक पक्षों को प्रकट करती है, और उन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम एक उपयुक्त परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। कुछ विद्वानों ने या संस्थाओं ने जो परिभाषाएं दी वो अपन इस प्रकार से देख सकते हैं। एक चर्चमैन, एकोफ एवं अर्नोफ ने जो परिभाषा दी थी वो ये थी: संक्रिया विज्ञान किसी प्रणाली के संचालन से संबंधित समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक विधियों, तकनीकों एवं उपकरणों का प्रयोग है ताकि संबंधित समस्याओं का हल अनुकूलतम प्रकार से निकाला जा सके। इस परिभाषा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कहता है कि ये किसी सिस्टम के ऑपरेशंस के संबंध में है। यानी जब कोई सिस्टम को प्रॉपरली ऑपरेट किया जाए तो प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए प्रॉब्लम्स आएंगे। उन प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक टेक्निक्स की सहायता से उनका सॉल्यूशन निकालना और वो ऑप्टिमम निकालना, अनुकूलतम सॉल्यूशन निकालना। एक बात आप ध्यान रखिए, समस्या की जब अपन बात करते हैं तो कोई भी समस्या जब होती है उसका वो सर्वश्रेष्ठ हल निकल जाए, मतलब ऐसा हल, यानी कोई भी जब विधि होती है ना वो सर्वोत्तम नहीं हो सकती। वो तो एक आदर्श स्थिति भी, हम आदर्श कभी भी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन दी हुई परिस्थितियों, दी हुई कॉन्स्टेंट्स यानी प्रतिबंधों, उपलब्ध संसाधनों की स्थिति को देखते हुए जो निर्णय सर्वोत्तम या अनुकूलतम या ऑप्टिमम हो सकता है, यानी वो अनुकूलतम हो सकता है कि भाई हम इससे, हालांकि वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन वो हल आ नहीं सकता, उन परिस्थितियों में वही हल आएगा, तो उसको हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन हासिल करना है जो है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। अब यहाँ जो ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में ये कहता है एक तो कि वो किसी सिस्टम के बारे में, जैसे ये अपने एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखें कि जैसे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। ट्रांसपोर्टिंग एक सिस्टम हुआ
कि एक डिमांड सेंटर को सप्लाई सेंटर से माल को डिस्ट्रीब्यूट करना है या ट्रांसपोर्ट करना है, तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंतर्गत जो भी समस्याएं हैं उनको इस आधार पर उनको सोल्व किया जाए, यानी उस ट्रांसपोर्टेशन को ऐसे व्यवस्थित किया जाए जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम आए, तो वो सॉल्यूशन ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। बहुत से ऐसे सिस्टम काम करते हैं जिनको वैज्ञानिक विधियों के आधार पर नियंत्रित किया जाता है। दूसरी जैसे दिया मिस्टर मोर्स एंड किम्बले ने, वो क्या कहते हैं, संक्रिया विज्ञान एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है, ठीक है, साइंटिफिक तो है, जो विभिन्न कार्यपालक विभागों को, यानी बहुत सी ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके नियंत्रण से संबंधित निर्णय लिए जाने के लिए परिमाणात्मक आधार प्रदान करती है। अब ठीक है, साइंटिफिक मेथड तो है ही, वो निर्णय या नियंत्रण करने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को वो क्वांटिटेटिव बेस प्रदान करती है। अब यहाँ क्वांटिटेटिव बेस प्रदान करने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रॉब्लम है किसी संगठन से संबंधित, तो उस प्रॉब्लम को पहले समझा जाता है, उस प्रॉब्लम को समझने के बाद, उसको डिफाइन करने के बाद उसका क्वांटिटेटिव उसको रूप दिया जाता है, उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, यानी उसको मैथमेटिकल फॉर्मेशन किया जाता है। भाई जैसे कोई भी समस्या, एक समस्या है, उसको आंकड़ों के रूप में व्यक्त करना। आपने एक स्टेटमेंट दिया, अब उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखना, तो ये परिमाणात्मक आधार दिया, क्योंकि इसके अंदर ये निश्चित बात है कि जब ये जो टेक्निक्स होती हैं उनमें आंकड़ों का खेल होता है। समस्या तो आपने किसी एक पैराग्राफ के रूप में व्यक्त कर दी, लेकिन पैराग्राफ के रूप में जो दी हुई समस्या है उसको आप पहले मैथमेटिकली उसको मॉडल के रूप में बनाओगे और उसके बाद में उस मॉडल के रूप में बनाकर उसका सॉल्यूशन करोगे। तो इसी को हम परिमाणात्मक आधार करते हैं कि संक्रिया विज्ञान के अंदर किसी भी समस्या को के बारे में निर्णय जब लेना होता है तो उसके लिए उस समस्या को परिमाणात्मक आधार प्रदान किया जाता है, यानी मैथमेटिकल उसका फॉर्मेशन या इसको क्वांटिटेटिव उसका आधार पर उसका एनालिसिस किया जाता है। तो बिना क्वांटिटेटिव तो जो है वो विश्लेषण संभव ही नहीं है। नेक्स्ट कुंटज और डोनाल्ड ने कहा, कुंटज और डोनाल्ड क्या कहते हैं कि संक्रिया विज्ञान समस्याओं के विज्ञान समस्यापूर्ण परिस्थितियों में उद्देश्य की अनुकूलतम प्राप्ति की दृष्टि से समस्या के हल को परिमाणात्मक आधार प्रदान करने की दिशा में विभिन्न विकल्पों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग है। ठीक बात है, जब किसी समस्या को हल किया जाता है तो हल के लिए बहुत से आपके पास सामने सॉल्यूशंस होते हैं, मान कई अल्टरनेटिव्स होते हैं, कई विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में से आपको सर्वोत्तम का चुनाव करना होता है। निर्णय के एक आम निर्णय की जो भाषा होती है वो क्या कहती है कि जब निर्णय क्या होता है, निर्णय लेने के लिए एक समस्या है आपके सामने, उस समस्या के लिए आपके पास अल्टरनेट, उस समस्या को हल करने के लिए कई उपलब्ध हैं और उन कई विकल्पों में से आपको एक विकल्प या एक से अधिक ऐसे विकल्प चयन करना है जो कि आपका सर्वोत्तम फल दे सके। यही तो निर्णय होता है, इसी को तो निर्णय कहते हैं। निर्णय का मतलब ये थोड़ी है कि निर्णय ले लिया और उससे आपको नुकसान हो गया तो वो निर्णय क्या हुआ, वो तो अच्छा निर्णय नहीं हुआ ना। हमें निर्णय लेना है सर्वोत्तम। तो ये क्या कहता है कि ये समस्यापूर्ण परिस्थिति में उद्देश्य की अनुकूलतम प्राप्ति की दृष्टि से समस्या को हल परिमाणात्मक आधार प्रदान की दिशा में तो कई अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। उस सॉल्यूशन समस्या के लिए उन अल्टरनेटिव्स का विश्लेषण करना पड़ता है। यहाँ कहता है कि उद्देश्य जो है उसका कोई उद्देश्य होता है, उसकी अनुकूलतम प्राप्ति की दृष्टि से ये काम किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, एक उत्पादन है, उस इंडस्ट्री का या व्यवसाय का क्या उद्देश्य होगा, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, यानी या तो लाभ को अधिकतम करने या लागत को न्यूनतम करने के लिए कोई भी एक मॉडल है, उस मॉडल के दो रूप हो सकते हैं, या तो वो मॉडल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट है या टू मिनिमाइज द कॉस्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए
टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, टू मिनिमाइज द कॉस्ट है, तो वो जो सॉल्यूशन आएगा वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आएगा, यानी वो हल अनुकूलतम हल होगा। ये हल परिमाणात्मक आधार पर होगा, क्वांटिटेटिव आधार पर होगा, समस्या के गणितीय रूप में प्रकट करके होगा, मॉडल बना के होगा। तो ऐसे वैज्ञानिक आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए जो अनुकूलतम निर्णय लिया जाता है, इसी को सक्रिय विज्ञान कहते हैं। ऑपरेशंस रिसर्च वीकली ने क्या कहा? सक्रिय विज्ञान बड़े उद्योग, व्यवसाय और सुरक्षा के क्षेत्र में, यानी इसने 3 बड़ी बातें बताई। एक तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, एक बिजनेस में और एक डिफेंस में। ये कहता है इनमें इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। इसने हालांकि इसके अलावा भी सेक्टर्स हैं, लेकिन इसने एक लिमिटेड सेक्टर का यूज किया। तो इन सेक्टर्स में जो रिसोर्सेज हैं, आपके संसाधन है, संसाधन कौन सी? मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, है ना, मैनेजमेंट, इनका मैनेजमेंट। तो ये रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ, है ना। रिसोर्सेज का यानी संसाधनों का प्रॉपर मैनेजमेंट किन क्षेत्रों में? उद्योग, व्यवसाय और सुरक्षा के क्षेत्र में। ये प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए, है ना, जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जटिल समस्याएं, उनको हल करने के लिए आधुनिक टेक्निक्स का प्रयोग होता है। इसी को सक्रिय विज्ञान कहते हैं। यानी सक्रिय मतलब ये कह दिया इसने कि कुछ बड़े सेक्टर्स हैं, जैसे इंडस्ट्री है, बिजनेस है और डिफेंस है। इनके अंदर जो मैन, मटेरियल, मशीन और मनी है, उसका प्रॉपर रूप से प्रबंध करते हुए इन क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं को, की जो जटिल समस्याएं हैं, उन जटिल समस्याओं को हल करने के लिए आधुनिक विधियों का प्रयोग सक्रिय विज्ञान होता है। इसके अलावा हिलर एंड लिबरल क्या कहते हैं? सक्रिय विज्ञान को निर्णय लेने की वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करते हैं जिसमें किसी भी संगठन प्रणाली की क्रियाकलाप को शामिल किया जाता है। तो ये कहता है कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है, उसके क्रियाकलापों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं और वो निर्णय वैज्ञानिक आधार पर लिए जाते हैं। इन सभी परिभाषाओं के बाद में कुल मिलाकर के हमारे को ये समझ में आई बात कि हम जो एक इसकी उचित परिभाषा दे सकते हैं वो ये है कि सक्रिय विज्ञान की प्रविधियां ऐसी गणितीय और वैज्ञानिक प्रविधियां बिल्कुल है। हमने पहले कहा कि मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करते हैं और साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं, जो कि उद्योग, इंडस्ट्री, डिफेंस, बिजनेस और परियोजनाओं के निर्माण, इन क्षेत्रों में जो संसाधन होते हैं, जैसे मैन, मटेरियल, मशीन और मनी, इन संसाधनों का प्रबंध और उनको प्रॉपर डायरेक्शन देने के मकसद से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, मतलब जब इन क्षेत्रों को प्रॉपर रूप से इस मनी मैनेजमेंट का मैनेजमेंट करने के लिए, यानी जो रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करने के लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी इन क्षेत्रों में, तो जो जटिल समस्याएं आएंगी उनका अनुकूलतम हल ज्ञात किया जाता है विधियों का प्रयोग करते हुए। जो वैज्ञानिक विधियां हैं सक्रिय विज्ञान की, इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये बातें, काफ़ी बातें अपने ये इन परिभाषाओं के आधार पर के बाद में हमें ये समझ में आ गया कि ये सक्रिय विज्ञान जो होती है उसमें एक्चुअल में साइंटिफिक टेक्निक्स हैं और वो टेक्निक्स मैथमेटिकल आधार पर बनी हुई हैं और इनका विभिन्न सेक्टर्स जो होते हैं समाज के, जैसे उद्योग, डिफेंस, व्यवसाय और इनमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मैन, मटेरियल, मशीन और मनी, उसका उचित रूप से प्रबंध जब हम करते हैं तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन समस्याओं का फिर
हल ज्ञात किया जाता है इन विधियों का प्रयोग करके। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक निर्णय की टेक्निक हुई, निर्णय लेने की टेक्निक हुई, और वो निर्णय बड़ा वैज्ञानिक आधार पर लिया जाता है। अब इस सभी परिभाषाओं के बाद में इनके हम आधारभूत सिद्धांत जो है वो अपन समझते हैं कि इनके बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो क्या हैं सक्रिय विज्ञान के। सबसे पहला एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, जिसको हम सिस्टेमेटिक अप्रोच कहते हैं, यानी एक प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण है। संक्रिया विज्ञान संपूर्ण प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए किसी विचारणीय समस्या के हल या निर्णय पर जोर देता है। एक संगठन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध को ध्यान में रखते हुए किसी संगठन की संपूर्ण निष्पत्ति पर सकारात्मक या अनुकूलतम असर कैसे पड़े, यही ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है। समझ रहे हैं? बहुत स्पष्ट बात है कि जब मैंने कहा पहले बताया आपको, कोई जब सिस्टम एक होता है तो सिस्टम का ईच एंड एवरी पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लीजिए उस सिस्टम के अंदर क्या है, आप ध्यान करेंगे कि जैसे शरीर के मान लीजिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका श्वसन तंत्र है। तो श्वसन तंत्र के अंदर आपके हो सकते हैं कि जैसे गले से लेकर ब्रोंक्स आवे, उसके बाद में एयर पाइप आया, आपके लंग्स आए, तो मतलब और भी इससे जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। अगर इस पूरे सिस्टम के अंतर्गत किसी एक पार्ट के अंदर कोई मिस्टेक होती है तो उसका असर दूसरे पार्ट पे पड़ता है। और अगर आपने केवल एक पार्ट को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया तो वो ठीक नहीं रहेगा, यानी हो सकता है कि उसका असर जो है वो दूसरी जगह भी जा रहा हो, क्योंकि उस सिस्टम के हर चीज़ को प्रभावित करता है। तो किसी भी व्यावसायिक संगठन की जो है वो किसी सेक्टर के संबंध में उसका पूरा सिस्टम, यानी उसके जो विभिन्न पार्ट्स हैं वो उसको प्रभावित करने वाले जो विभिन्न पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए जो है वो निर्णय लिया जाता है। ऐसा नहीं होगा, इसीलिए उसको कहते हैं कि सिस्टम है तो पूरे सिस्टम के ऊपर अनुकूलतम प्रभाव पड़े, इस आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, न कि केवल एक अंग या एक पक्ष को देखते हुए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर एक सेक्टर है, पूरा सिस्टम है, उसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है, न कि केवल एक चीज को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले लिया। जब उससे संबंधित कोई प्लानिंग करनी होती है तो सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है, जिससे कि पूरा सिस्टम है उस पर अनुकूलतम प्रभाव पड़े। यानी संक्रिया विज्ञान किसी बड़ी प्रणाली का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें समस्या क्षेत्रों की पहचान करके, यानी जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनकी पहचान करके निर्णयों के लिए प्रबंधकों को परिमाणात्मक आधार प्रदान किया जाता है। भाई बहुत से प्रॉब्लम एरियाज होते हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर डिसीजन लेने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं उनको मतलब एक तरह से क्वांटिटेटिव बेस उनको दिया जाता है, जिससे कि वो अपने जो निर्दिष्ट उद्देश्य हैं, जैसे ग्राहकों को बढ़ाना है या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने में उनकी प्रभावशालीता है वो में वृद्धि हो सके। यानी प्रभावशालीता में वृद्धि होने का मतलब यही हुआ कि उनका जो निर्णय है वो इतना इफेक्टिव हो कि वो अपने मकसद को हासिल कर सके। तो निर्णय को इफेक्टिव बनाने के लिए उनको क्वांटिफाइड और उनको क्वांटिटेटिव बेस प्रदान किया जाता है। एक प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण है, यानी सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हुए उनको सूचनाएं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट जैसे अंतरानुशासन टीम दृष्टिकोण, इसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एनालिसिस होता है। तो इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच जिसको हम कहते हैं, ये क्या कहती है, हम जानते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति किसी विचारणीय समस्या के सभी पक्षों का एक्सपर्ट नहीं होता, यानी किसी भी समस्या के बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बहुत से उसके एस्पेक्ट होते हैं, और उस सभी एस्पेक्ट के अंदर कोई मास्टरपीस आदमी हो ऐसा बहुत असंभव होता है। इसलिए संक्रिया विज्ञान में एक अंतरानुशासन टीम जो होती है उसका दृष्टिकोण अपनाया जाता है, यानी इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच अपनाई जाती है, जिसमें विभिन्न विषयों जैसे गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, प्रबंध, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी और मनोविज्ञान
विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाती है। हो गए ना अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट। अब ये टीम किसी भी समस्या के जो विभिन्न पक्ष हैं उन पर अपने अनुभव और विशेषज्ञता का प्रयोग करते हुए, यानी अपनी एक्सपर्टाइज का यूज करते हुए अनुकूलतम हल प्रोवाइड करती है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति ने कोई निर्णय ले लिया, एक्सपर्ट्स की टीम बैठती है और हर एक्सपर्ट अपना कंट्रीब्यूशन देता है उसमें समस्या को सोल्यूशन करने के लिए, और उसके बाद जो निर्णय निकल आता है वो निर्णय अनुकूलतम होता है, ऑप्टिमम होता है। ये सब काम अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, इसलिए संक्रिय विज्ञान में एक टीम भावना से एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम वर्क किया जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम ये कह सकते हैं कि संक्रिय विज्ञान की ये खासियत है, या एक इसका एक महत्वपूर्ण इसका एस्पेक्ट ये होता है कि इसमें जो भी समस्या होती है उस समस्या का सॉल्यूशन साइंटिफिक वे में किया जाता है। साइंस जो होती है वो हल किया जाता है, तो एक प्रॉपर एक सीक्वेंसिंग होती है उस प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो प्रॉपर सीक्वेंसिंग होती है वो क्या कहती है कि आपको पहले उस समस्या को परिभाषित करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको मैथमेटिकल फॉर्मेशन उसका करते हुए एक मॉडल बनाना पड़ेगा। जब उसका मॉडल बन जाता है तो उस मॉडल का एक सॉल्यूशन निकाला जाता है। सॉल्यूशन निकल जाता है तो सॉल्यूशन को वेरीफाई या वैलिडेट किया जाता है, जिससे कि जो सॉल्यूशन निकाला वो फिजिबल होगा कि नहीं होगा इसका प्रमाणीकरण किया जाता है, उसका वैलिडेशन किया जाता है, तो मॉडल भी वैलिडेट हो जाता है। फिर समस्या का जो सॉल्यूशन निकाला जाता है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए उसका फॉलो अप किया जाता है, यानी उसको नियंत्रित करने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका नियंत्रण करने के लिए, यानी वास्तव में उसका जब उसको रियल फील्ड में उतारा उसको उसका जो उसका रिजल्ट आए वो क्या रहे उनके बारे में जाना, ये साइंटिफिक अप्रोच होती है। इसको हम साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं। जब इतनी चीजों को तार्किक दृष्टि से वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण करते हुए एक रिसर्च स्टडी करते हुए जब कोई डिसीजन लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, तो बेशक फ्रूटफुल होगी। ऑप्टिमाइजिंग सॉल्यूशन अप्रोच यानी अनुकूलतम हल दृष्टिकोण। कोई चीज सर्वोत्तम नहीं हो सकती लेकिन अनुकूलतम हो सकती है। सर्वश्रेष्ठ तो कुछ भी नहीं हो सकता, जिसको हम आदर्श स्थिति नहीं कह सकते लेकिन उसको ऑप्टिमम हम कह सकते हैं। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हासिल करने का एक दृष्टिकोण इसका होता है, क्योंकि ये जो जैसे साइंटिफिक अप्रोच अपनाती है तो वैसे ही साइंटिफिक अप्रोच अपनाने के साथ साथ वो ये ऑप्टिमाइजिंग अप्रोच भी अपनाती है, सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाती है, ये साइंटिफिक अप्रोच अपनाती है, तो ये ऑप्टिमाइजिंग जो है वो सॉल्यूशन अप्रोच भी अपनाती है। बहुत से अंतर विरोध होते हैं, बहुत सी अनिश्चितताएं होती हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अनसर्टेनिटीज होती हैं, बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, जटिलताएं होती हैं। इन परिस्थितियों में जब हमारा भूतकालीन अंतः ज्ञान, जिसको हम पास्ट इंट्यूशन बोलते हैं, पास्ट बेसिस इंट्यूशन होता है, वो निष्प्रभावी हो जाता है। तो संक्रिया विज्ञान लागतों को कम करने और लाभों को बढ़ाने में बड़ी मदद करता है। इन जटिल परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ तो आप नहीं ला सकते लेकिन ऑप्टिमम चीजें ला सकते हैं। ये समस्याओं के हल करने और निर्णय लेने का एक ऐसा विज्ञान है जिसमें उत्पाद कोई भी प्रोडक्ट का इनोवेशन करना, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना, बाजार में अपना शेयर बढ़ाना हो, नए नए बाजारों की तलाश करनी हो, ये सब क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग प्रॉब्लम्स हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को
का साइंटिफिक बेसिस पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाला जाता है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाला जाता है और ये जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, यही ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्लानिंग में भी होता है, क्योंकि जब प्लानिंग करनी होती है उसके लिए भी ये संक्रिया विज्ञान एक उचित आधार देता है। क्योंकि वहाँ पर भी जैसे मान लीजिए चाहे प्लानिंग किसी इंडस्ट्री के बारे में हो या जब हम देश की प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ पर भी ऑप्टिमम होते हैं चीज़ें कि भाई हम अनुकूलतम रूप से अपने संसाधनों का आवंटन करें, जिससे पॉजिटिव इफेक्ट जो हमारी प्रोजेक्ट्स पर है वो आए। तो यहाँ पर दृष्टिकोण कोई आदर्श हासिल करना नहीं होता, लेकिन ऑप्टिमम चीज़ें, ऑप्टिमम रिजल्ट्स आए, ऑप्टिमम हल आए, अनुकूलतम हल आए। हम सर्वश्रेष्ठ की बात नहीं कर रहे कि सब कुछ बहुत कुछ सही हो जाए, लेकिन कम से कम ऑप्टिमम तो हो, अनुकूलतम तो हो। दिए हुए कॉन्स्टेंट्स, प्रतिबंध, समस्याओं के जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अनुकूलतम डिसीजन लिया जा सके, ये दृष्टिकोण इसका होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं संक्रिया विज्ञान किसी भी समस्या को गणितीय रूप में प्रकट करके एक प्रतिरूप के रूप में विकसित करके उसका एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करता है जिसमें संपूर्ण संगठन पर अनुकूलतम प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण संगठन पर अनुकूलतम प्रभाव पड़ता है। इसके लिए गणितीय और सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग करते हुए सीमित संसाधनों के विभिन्न क्रियाकलापों में अनुकूलतम आवंटन द्वारा लागत को कम करने या लाभ को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। ये संक्रिया विज्ञान के आधारभूत विचार हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं तकनीकों का प्रयोग करते समय। ये जो 4 प्रकार के आपको आधारभूत सिद्धांत दृष्टिकोण दिए गए हैं, ये वो गाइडिंग फोर्सेस हैं, जो हमारे जेहन में उस वक्त हमेशा रहते हैं जब हम किसी टेक्निक का प्रयोग किसी संगठन की समस्याओं के लिए करते हैं। जैसे हमने कहा, हम सिस्टम अप्रोच अपनाते हैं, यानी पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सही अंगों को ध्यान में रखते हुए। कोई अकेला व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, बल्कि एक टीम होती है, वो मिलकर निर्णय लेती है। निर्णय लेने में जो स्टेप्स होती हैं, जो रिसर्च स्टडी की, वो सभी स्टेप्स का पालन किया जाता है, यानी कि एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाई जाती है। और जो निर्णय लेने के लिए जो अप्रोच होगी वो ऑप्टिमाइजिंग की अप्रोच होगी। ये 4 ऐसे सिद्धांत हैं जो बेसिस हैं, जो बेसिक्स हैं, जिनको निर्णय लेने के लिए, जो समस्याओं को हल करने के लिए ये दृष्टिकोण हमेशा यूज किए जाएंगे, हमेशा ध्यान में रखने पड़ेंगे, और फिर ही टेक्निक्स का यूज होगा। ये टॉपिक हम आज पूरा करते हैं यहीं पर। अगले टॉपिक में सिलेबस के जो अगले भाग है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना है।